नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, आईएसआई का पर्दाफाश। हर एनकाउंटर में 10 आम नागरिकों की मौत की है प्लानिंग। जी हां, खतरनाक और खूंखार प्लानिंग रच रहा है कश्मीर के खिलाफ आईएसआई। खुलासा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल, और सैनिकों की जरूरत। जी हां, दरअसल युद्ध करने के लिए चाइना का राष्ट्रपति दिया बड़ा बयान। चौथी व तीसरी बड़ी अपडेट, जंग तो जीत ली मगर देश चलाने में छूट रहे तालिबानियों के पसीने। एयरपोर्ट्स चालू रखने के लिए मांगी यूरोपियन यूनियन की मदद, ईयू की। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चीनी हैकर्स भारत की रक्षा तैयारियों में सेंधमारी कर रहे हैं। चाइनीज भारत एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों ने 40 कंप्यूटर्स की दी जानकारी। अब यानी साइबर अटैक भारत पर। तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे अमेरिका ने रसिया के 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। 200 डिप्लोमेट्स बचे हैं बस केवल। इसके बारे में बताएंगे। रशिया अमेरिका के टकराहट। वहीं तालिबान ने मीडिया पर भी कसा शिकंजा, सरकार के विरोध में न दिखाएं कोई खबर। एक एक करके बताएंगे। संसद में कल जोरदार हंगामे के बीच दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया और पास भी हो गया है। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। CAA को लेकर अब ओवैसी का रोना हुआ शुरू। जी हां, बोला अब CAA भी रद्द करे मोदी सरकार, नहीं तो करेंगे प्रदर्शन यूपी में। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फिर से बड़ी खबर साजिश रचने की शुरू हो चुकी है। तो एक एक करके बताएंगे। राज्यसभा में हंगामे पर 12 सांसद पूरे शीतकालीन के लिए सस्पेंड कर दिए हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे आपको विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारी प्राथमिकता देशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य। जी हाँ, PM मोदी ने नए कोविड-19 स्ट्रेन के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोगों से नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने महामारी को चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कोविड-19 के टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराक दी है और हम 150 करोड़ डोज की ओर बढ़ रहे हैं। एक नए कोरोना वायरस संक्रमण के उभरने की खबर हमें और सतर्क कर रही है। कोविड-19 के नए संस्करण को देखते हुए हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को नए कोविड-19 वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने का भी अलर्ट किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। युद्ध जीतने के लिए हमें और सैनिकों की जरूरत। सीमा तनाव के बीच बोले चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। दोस्तों, भारत के साथ सीमा विवाद और अमेरिका को युद्ध की धमकी दे चुके चीन अब सैन्य बल को बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को तेजी से आधुनिकीकरण और भविष्य के युद्ध जीतने के लिए नई भर्ती को भी जरूरी बताया है। बताया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी 3 लाख और भर्ती की जाएगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सबसे बड़ी सेना कही जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को रविवार तक चले सैन्य प्रतिभा संबंधी कार्यों पर एक सम्मेलन के दौरान कहा है कि भविष्य की लड़ाइयों को जीतने के लिए चीन को और नई प्रतिभाओं की जरूरत है। साथ ही सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि 209 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक सैन्य बजट के साथ चीनी सेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान की आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। हर एनकाउंटर में, यानी एक आतंकियों का अगर एनकाउंटर होगा तो 10 आम नागरिकों की मौत की बनाई है खूंखार प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, लगातार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। सरकार को पास देश चलाने का पैसा नहीं है। भारी कर्ज लिया है इमरान खान ने, लेकिन आतंकवाद फैलाने का पैसा है उस पर। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान की खस्ता हालत के बीच खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान अब आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश में है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने कश्मीर में अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को कुछ आदेश दे दिए हैं। हर OGW से ये कहा गया है कि मुठभेड़ में कम से कम 10 आम नागरिकों की मौत होनी चाहिए। और इसमें कहा गया है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में आम नागरिकों की जान जानी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक पूरी योजना तैयार की गई है। दरअसल जिसके तहत ISI का मकसद कश्मीर को एक बार फिर से सुलगाना है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। दरअसल साल 2018 में आतंकियों के खिलाफ किए गए मुठभेड़ ऑपरेशन में क्रॉस फायरिंग के दौरान आम लोग भी
मारे गए थे। आतंकी आम लोगों के घरों में घुस जाते थे और वहां पर निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाते थे। ये उस वक्त की बात है जब ऑपरेशन ऑल आउट अपने चरम पे था। आतंकियों की साजिश के चलते करीब 24 नागरिकों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों अब फिर से वही प्लान ISI रच रहा है। अगली अपडेट, जंग तो जीती मगर देश चलाने में छूट रहे तालिबानियों के पसीने, एयरपोर्ट्स चालू रखने के लिए मांगी यूरोपीय यूनियन की मदद। अफगानिस्तान में जंग जीतने के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी हो गई मगर युद्धग्रस्त मुल्कों में शासन चलाने में चरमपंथी संगठन के पसीने छूट गए हैं। तालिबान और यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों के बीच पिछले सप्ताह में बातचीत हुई है। इस दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स को चालू रखने के लिए यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी है। वहीं इस बैठक के दौरान यूरोपीय यूनियन ने अधिकारियों ने युद्धग्रस्त मुल्कों में जारी मानवीय स्थिति की गंभीर चिंता जताई है। दरअसल दोनों पक्षों ने वरिष्ठ अधिकारियों को वार्ता के लिए कतर की राजधानी दोहा में भेजा था और ये वार्ता सोमवार से शुरू होने वाली अमेरिका को तालिबान के बीच 2 हफ्तों की वार्ता से ठीक पहले हुई है। तालिबान अमेरिका की वार्ता भी दोहा में ही होने वाली है। यूरोपीय यूनियन का एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज ने अपना बयान में कहा है कि वार्ता का मतलब यूरोपीय यूनियन द्वारा तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देना नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीनी हैकर्स भारत की रक्षा तैयारियों में सेंध मारने की कर रहे कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को दी 40 कंप्यूटर्स की जानकारी। दोस्तों चीन के हैकर्स ने भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने के लिए देश के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी शेयर की है जिसे हैक करने की कोशिश की गई। साथ ही 100 से ज़्यादा वेब एप्लीकेशन का पता लगाया गया जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। इस साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हुए साइबर अटैक की जानकारियों को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों से साझा भी किया गया है। सूत्र के मुताबिक जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटका और 6 यूपी से हैं। उनने बताया है कि चीन ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने फाइटर जेट से लेकर दूसरे हथियारों को अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका रसिया के बीच टकराहट चरम पे, 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का अमेरिका ने दिया आदेश। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच लगातार टकराहट बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका ने रसिया के 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। इस आदेश को दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को एक और संकेत माना जा रहा है। साल 2016 में दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बताया है कि राजनयिकों को 30 जनवरी तक अपने परिवार के साथ अमेरिका छोड़ना होगा। उन्होंने बताया है कि रूसी दूतावास पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। एक रूसी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि इससे पहले 100 राजनयिकों को परिवार सहित अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया था। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया जखारोवा के अनुसार अक्टूबर 29 तक यहां केवल 200 राजनयिक बचे हैं। दरअसल इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के लिए रूसी मिशन स्टाफ भी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने बताया था कि अमेरिका के रूस में मौजूदा मिशन में सदस्यों की संख्या 2017 में 1200 थी और अक्टूबर 2021 तक घटकर 120 रह गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ईरान ने इजरायल को दी खुली धमकी, कहा हम पर हमला करने से पहले अपनी ताकत जांच लेना। दरअसल ईरान और इजरायल में जारी तनाव के बीच धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने अपने परमाणु केंद्रों पर हमले की धमकी को लेकर इजरायल को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने यमनी टेलीविजन नेटवर्क अल मशीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इजरायल पहले खुद को आईने में देखे और धमकी देने से पहले अपनी क्षमताओं की जाँच कर ले। दरअसल इससे पहले ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली सामखानी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर इजरायल इस्लामिक गणराज्य पर हमला करने में की हिम्मत करता है तो उसे गंभीर आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल सामखानी ने ट्वीट करके कहा था कि ईरान के खिलाफ अत्याचारों के लिए $1.5 बिलियन का बजट आवंटित करने के बजाय यहूदी शासन को ईरान की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए $10,000 बिलियन की फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तालिबान ने मीडिया पर कसा शिकंजा, सरकार के विरोध में न जाए कोई खबर। दोस्तों तालिबान लाख कोशिश कर ले लेकिन उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ ही जाता है। अफगानिस्तान में प्रेस को अपने नियंत्रण में रखने के लिए तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने मीडिया के खिलाफ कुछ प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं।
सरकार चाहती है कि तालिबान प्रशासन के विरोध में कोई भी खबर प्रकाशित न हो। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पत्रकार सुरक्षा समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि बदख्शान प्रांत ने तालिबानी अधिकारियों ने ये घोषणा की है। किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसी को तालिबान प्रशासन के हितों की खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। सूचना एवं संस्कृति विज्ञान विभाग के प्रांतीय निदेशक मोइनुद्दीन अहमदी ने हवाले से कहा है कि रिपोर्टिंग के लिए महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पेश होने की अनुमति नहीं है, हालांकि उन्हें दफ्तर के अंदर रहकर काम करने की इजाज़त है। खामा प्रेस रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि नैतिकता तथा दुराचार उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर मीडिया कंपनियों के मालिकों ने चिंता जताई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष का हंगामा, 12 सांसद निलंबित। दरअसल दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी के बिल पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश किया और ये लगभग अब एक तरीके से कानून वापसी भी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्षी जो हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष पार्टियां लगातार हंगामे के जरिए संसद के सत्र को बाधित करने की भरपूर कोशिश की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मैनिफेस्टो खोलते हुए काले कानून कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से इनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलती बंद हो गई है। और यही कारण है कि अब ये ना तो मुंह दिखाने लायक हैं ना कुछ बताने लायक। अब जो है विपक्ष हंगामा कर रहा था, इसको देखते हुए उपसभापति ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से सांसदों की अमर्यादित टिप्पणी देखने को मिली थी, इसके बाद से फूला देवी, छाया वर्मा, आरा बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस और विनय बिश्नोई समेत कई राज्यसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। अगले अपडेट, चुनावी डर से वापस आए कृषि कानून, अब CAA को भी रद्द करे मोदी सरकार, ओवैसी ने की मांग। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब AIMIM सांसद असद ओवैसी ने सरकार को घेरने की कोशिश कर दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के डर से सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है, ऐसे में सरकार को CAA भी रद्द कर देना होगा। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही PM नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर लिया। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद तीनों कानून पूर्ण रूप से वापस हो जाएंगे। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी को सही फैसला बताते हुए AIMIM सांसद असद ओवैसी ने इसके पीछे चुनावी डर बताया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नुकसान के डर से मोदी सरकार ने कृषि कानून निरस्त किए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब CAA को लेकर भी हंगामा हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? अगली एक और अपडेट, इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, झूठे वादों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जमात इस्लामी GI ने देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में कई बेरोजगार युवा भी शामिल हुए हैं। न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अनुसार देश में 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाली इमरान खान सरकार के झूठे वादों के विरोध में युवा प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जमात इस्लामी JI के आमिर सिराजुल हक ने किया था। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए इमरान सरकार के उन वादों का उल्लेख किया जिन्हें पूरा करने में वो पूरी तरीके से विफल रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर वर्गों के लिए न्याय के अलग अलग मापदंड हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सामने वाली ऊंची इमारतों को नियमित किया जा सकता है तो क्यों नहीं कराची का? तो विरोध बढ़ गया है। एक और अपडेट दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इंसाफ, जी हाँ, सिर्फ एक कदम दूर आम लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों का हुआ सफाया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इंसाफ पूरा होने से सिर्फ एक कदम दूर है। इस साल घाटी में आम लोगों की हत्या करने और हमला करने वाले सभी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया है। सिर्फ एक आतंकी वासिद डार बचा है और इसे लेकर सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 25 वर्षीय सरगना वासिद अहमद डार दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम का निवासी है।
वासित अप्रैल में कुलगाम जिले के रेडवानी में अपने घर से गायब हो गया था। वो पहले भी जांच के दायरे में था क्योंकि उसने द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ के स्वयंभू प्रमुख अब्बास शेख के साथ काम किया था। टीआरएफ को प्रतिबंधित लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। डार उस आतंकी दस्ते का हिस्सा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, इमरान खान ने स्वीकार किया पाकिस्तान में नहीं है कानून। ईशा निंदा को लेकर भड़की कानून व्यवस्था, कई जगहों पर आगजनी, कई चौकियों को भी फूंक दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से ईशा निंदा मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसके विरोध में दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन को ही फूंक दिया है। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में रविवार रात को मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस से ईशा निंदा के एक आरोपी को सौंपने की मांग की है, लेकिन पुलिस उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भीड़ ने एक पुलिस थाने और 4 पुलिस चौकियों को जला दिया। अधिकारियों ने बताया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति पर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया। स्थानीय अधिकारी आसिफ खान ने बताया है कि हमले में कोई अधिकारी हताहत नहीं हुआ है। हमले के कारण पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक जिले चरदशा में व्यवस्था बहाल करने के लिए सैनिकों को बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पुलिस थाना जलता दिखा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से किया ऐलान, मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त में मिलेगा राशन। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इसकी घोषणा की है कि फिलहाल देश में 80 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को राहत दिए जाने के लिए सरकार मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रही है। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं ताकि उन्हें अधिक समस्याओं का समाधान न करना पड़े। इस योजना को अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सत्ता की राह तुष्टीकरण पर वार से यूपी में भगवा ब्रिगेड की प्रचंड जीत, मोदी पर विश्वास, आया योगी राज। दरअसल 16वीं विधानसभा में चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भगवा दल सत्ता में आया है। आखिर ऐसा क्या था कि जो 2017 में भाजपा अचानक छलांग लगाते हुए 300 पार पहुंच गई। गठबंधन में उस समय के अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिला लें तो 325 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी 47 के साथ वहां पहुंच गई जहां 2012 में भाजपा थी। बसपा तो 19 पर ही सिमट गई। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। वैसे तो ये कहानी काफ़ी विस्तार लेती है, जिसमें भाजपा के भीतर से लेकर बाहर तक और दूसरी पार्टियों तक के राजनीतिक ऑपरेशन के प्रसंग हैं। पहला तो यही कि उन नेताओं को कठोरता के साथ खिलाड़ी के बजाय दर्शकों की भूमिका में बैठाया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, सीएम बड़ी खबर जहां पे राकेश टिकैत, जी हाँ, राकेश टिकैत का रोना पिटना कांग्रेस का भी जारी है। दोस्तों, कृषि कानून की वापसी तो हो गई, लेकिन कुछ जो कांग्रेस पार्टी के एजेंट थे उनकी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पोल पट्टी खुल चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और अब राकेश टिकैत जैसे लोग जो बॉर्डर्स पे हंगामा कर रहे हैं उनकी पोल पट्टी खुल गई है और अब लोग उनको समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के असल में एजेंट हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के एजेंट इसलिए हैं क्योंकि काले कानून जो कृषि कानून थे वापस हो गए, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत पीछे हटने के मूड में नहीं। उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दों पे अब समाधान हो, यानी तमाम मुद्दों को गिनाना शुरू कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, पंजाब अब इस 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने इस चीज़ का स्वागत किया है और मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने हाल ही में अपने नए राजनीतिक दल के नाम की घोषणा की थी। सिंह की पार्टी के नाम पंजाब लोक कांग्रेस है। वहीं अब अमरिंदर सिंह से बीजेपी के नेताओं ने नज़दीकियां इस तरह से संकेत दे रही हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव में वो कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे। पूर्व सीएम के खट्टर के आवास पर पहुंचने से सियासी गलियारों में एक बार फिर से इनके बीजेपी से नज़दीकी के कयास लगाए जा रहे हैं।